क्योंकि उत्तराखंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। सीएम धामी ने विधानसभा में आज यूसीसी पर बिल पेश किया। बिल पेश करते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित तक करना पड़ा। यूसीसी लागू होने का असर पूरे देश में दिख रहा है। एक तबका, एक पक्ष जहां यूसीसी को लागू करने का फैसला बहुत ऐतिहासिक मान रहा है, तो दूसरी तरफ दूसरा जो पक्ष है वो इसका विरोध कर रहा है। लेकिन क्या है असल में इस कानून के मायने, जिसको लेकर इतना हंगामा बरप रहा है, और दूसरे पक्ष को इससे इतनी आपत्ति क्यों है, इतना ऐतराज क्यों है, जानेंगे आज अपनी इस खास डिबेट में कि आखिरकार यूसीसी है क्या और इस पर इतना ऐतराज क्यों है। देश हित में, राष्ट्र हित में, और ये जरूरी था क्योंकि एक देश, एक राष्ट्र, और उसकी चिंता करना सभी का दायित्व तो बनता है। और जिस तरह मोदी जी का विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेते हुए, आत्मसात करते हुए इस देश को स्वावलंबी बढ़ाना और भारत को विकास की ओर ले जाना, 2047 देखना, तो क्यों ना एक कानून बने। सबके लिए कानून होना चाहिए। तो जब सब चीजें एक होती हैं तो कानून आज हिंदुओं के लिए, अन्य समुदाय के लिए यदि 2 बच्चे 3 बच्चे, तो क्यों न दूसरे समुदाय के लिए। दूसरा विषय मेरा ये है कि कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं इस चीज को। वो लोग जो कि खाते यहाँ, पीते यहाँ, रहते यहाँ, सोते यहाँ हैं और पूरी तरह फायदा उठाते हैं, लेकिन गुणगान गाते हैं आज भी अन्य देश का। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। बद्री केदार की भूमि से, जहां भगवान सबको एक नज़र से देखते हैं, वहां महिला सशक्तिकरण के लिए यह हमारा प्रयास है। मैं धामी जी को बहुत बधाई देता हूं। महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सशक्तिकरण के लिए ये बिल लाए हैं और मैं ये समझता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। विरोध वो कर रहे हैं जो बिल को समझ नहीं पाए हैं। बिल का जैसे अध्ययन करेंगे, काफ़ी मोटा बिल है, जैसे इसका अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि और भी देशों के अंदर, सऊदी अरब के अंदर यूसीसी है, आपके टर्की के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, कनाडा के अंदर, फ्रांस के अंदर ये बिल लागू है। तो निश्चित रूप में जो चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, वो इस बिल की कामना करेंगे। मैं ये पूछता हूँ, जरूरत क्या है? क्या 76 साल से देश चल नहीं रहा, स्मूथली चल रहा है? इसकी जरूरत क्या पड़ी आपको? सिर्फ इसलिए कि आपको सियासत करनी, हिंदू मुसलमान करना है, गिनाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। ना आप विकास की बात करते, ना रोजगार की बात करते, ना महंगाई की बात करते, ना किसान की करते। हिंदू मुसलमान कर लो, वोट ले लो, वोट पोलराइज कर दो। तो आखिर ये सिलसिला बंद होने चाहिए। देश के लिए ये बातें अच्छी नहीं। रिलीजियस फ्रीडम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट हर सिटीज़न का है, तो उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। मुल्क में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हमारे हिंदू भाइयों के लिए मैरिज एक्ट मौजूद है, और इसी तरीके से हिंदू सक्सेशन एक्ट मौजूद है, हिंदू मैरिज एक्ट मौजूद है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट मौजूद है। इन तमाम कवानीन के होते हुए इस तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या पेश आ गई। और देखिए, ये मुद्दा बीजेपी के लिए बहुत खास रहा। जब से मोदी सरकार आई 2014 से इस पूरे मुद्दे पर लगातार जिक्र हो रहा है देश भर में। इस वक्त ये मुद्दा बहस के लिए काफी खास हो चुका है और बीजेपी इसको बहुत खास मांगती है। जिस तरीके से उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर तमाम चीजें कह रहे थे, और अब आज यूसीसी बिल को पेश कर दिया गया है। अब इस बिल के आखिरकार मायने क्या है, कितना फर्क पड़ेगा आम जनता में इसमें, क्या वाकई उत्तराखंड की आम जनता इस बिल को समझ पाई है? हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है इस चर्चा में। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। बीजेपी से मेरे साथ मनोज उपाध्याय जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। और मेरे साथ वसीम राइन जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमानदा से, मुस्लिम महाज से। नीरज कोहली जी है मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले रुख करूंगी बीजेपी के गेस्ट का, मनोज उपाध्याय जी का। मनोज उपाध्याय जी, बहुत स्वागत। जहां उत्तराखंड सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया, अपनी पीठ थपथपा रही है, आपको लगता है कि उत्तराखंड की जनता को इससे एक विशेष फायदा मिलने वाला है? क्योंकि प्रधानमंत्री पहले इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भाई ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल सकता है, तो क्या फायदे हैं, कैसे गिना पाएंगे इसकी खूबियां आप? मनोज जी। चलिए, मनोज जी से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है।
वसीम राइन जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। वसीम राइन जी, आज जिस तरह से उत्तराखंड सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला आया, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, कैसे टिप्पणी इस पे करेंगे आप? एक देश, एक संविधान, एक कानून लाना चाहते हैं सभी के लिए, लेकिन आर्टिकल 341 पे पाबंदी लगी हुई है। उसमें मुस्लिम, ईसाई बाहर हैं, हिंदू और सिख और क्रिश्चियन ये जो अंदर हैं। और तो जो नाइंसाफ़ी जो नेहरू सरकार और कांग्रेस ने जो नाइंसाफ़ी की थी, अगर ये मिटाई जाए और सभी के साथ एक सामान्य कानून बने, सबको उसमें साथ लेके चला जाए। मुसलमान के लिए अलग कानून है कि मुसलमान आर्टिकल 341 में नहीं शामिल हो सकता, ईसाई नहीं हो सकता है, और सिख और बौद्ध और हिंदू 3 लोग शामिल हैं। तो इस तरह का जो भेदभाव कांग्रेस और नेहरू सरकार ने हम लोग के साथ किया था, अगर ये पहल कर रहे हैं मोदी जी, तो हम उसका स्वागत करते हैं उनके फैसले का, कि हम लोग भी चाहते हैं कि एक देश में एक कानून हो और सभी को बराबरी मिले। आपको लगता है कि ये सरकार का जो फैसला है बहुत अच्छा है, इससे खास तबके को बहुत लाभ मिलने वाला है, बहुत अच्छा फैसला है सरकार का, आप इसको मान रहे हैं? क्योंकि देखिए कुछ पक्ष ऐसे हैं जिनको बहुत ऐतराज है। देखिए, इतराज उन्हीं लोगों को है जो लोग जो है तो विरोध वही लोग कर रहे हैं जो हमारे वहाँ का ब्राह्मण मुस्लिम जो अशराफ मुसलमान है वही विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे वहाँ के दलित मुसलमान है, अब धोबी अगर हिंदू है तो उसको दलित रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन अगर मुस्लिम धोबी है तो उसको दलित रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिला। तो ये जो कांग्रेस जिस तरह से नाइंसाफी की, मौलाना नूर अहमद अजहरी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, और भी खास मेहमान हमारे सहयोगी मजहर भी जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। शुरुआत में आप करना चाहूंगी अजहरी जी आप ही से इस चर्चा की। आज उत्तराखंड सरकार ये ऐतिहासिक फैसला लेकर आई और सरकार के तमाम मंत्रियों का मानना है कि ये बहुत पीठ थपथपाने जैसा फैसला है। क्या आप इस फैसले को स्वीकार करेंगे? आप यूसीसी को स्वीकार करेंगे? अजहरी साहब, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है सर। हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब बताइए क्या कहा जी, आज यूसीसी पर उत्तराखंड सरकार की बात कह रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है यूसीसी पर। देश का आम मुसलमान यूसीसी को स्वीकार करेगा? आप स्वीकार करेंगे सरकार के इस फैसले को? देश का मुसलमान, देश की बात तो बाद में, अभी इन्होंने एक प्रदेश में लागू की और इससे पहले गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है। रही बात उत्तराखंड में, तो मैं कहूंगा कि सरकार ने इस तरह से पेश किया बिल जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। हाँ। हालात देखिए आप, पहले से तकरीबन 2014 के बाद से ही चीखते आए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और जब लाए हैं तो साहब एक प्रदेश में लाए हैं, जबकि ये भारत के बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी हावी है। इसके बावजूद भी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से डर रहे हैं। सिर्फ 2024 का चुनाव सर पे है तो ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मुसलमान विरोध कर रहा है। देश में ला ही नहीं सकते क्योंकि मुसलमान ही विरोध नहीं कर रहा है। देश में रहने वाले साउथ और नॉर्थ के लोग जिनके विचार ही अलग अलग हैं, जिनके त्योहारों के तरीके अलग अलग हैं, जिनकी जिंदगी जीने के तरीके अलग अलग हैं, वो लोग कैसे उन लोगों को कैसे मुतमईन करेंगे, ये हम लोग पूछते आए हैं सालों से। लेकिन इसके हमें अभी तक सरकार के इस फैसले का आप स्वागत करेंगे? आपका कहना है, मुझे जो समझ में आया, आप सरकार के इस फैसले का स्वागत करेंगे और आप चाहते हैं कि सरकार दूसरे राज्यों में इसको लेकर आए? नहीं, हम चाहते हैं सरकार देश भर का खाका पेश करे। किस तरह का खाका? किस तरह का खाका? अच्छा, आज जो बिल लेकर आई उत्तराखंड की सरकार, आज जो बिल लेकर आई, आप कुछ ऐसे पॉइंट्स उठा दीजिए ना जहां पर आपको लगती है खामियां। कोई मतलब नहीं जी। ये तो उन्होंने बिल्कुल ढिंढोरा पीटने के लिए एक चाल चली है, चुनावी चाल, बाकी कुछ भी नहीं है।
हम चाहते हैं कि देश भर में जो लागू करने की बातचीत हो रही थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत जरूरी समझा जा रहा था देश में। चाइना और बहुत सारे ममालिक के वो एग्जाम्पल दिए जा रहे थे, वो अब कहाँ है, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। और अभी जो कोई साहब बैठे थे जी, शायद वो अशराफ और दलित मुस्लिम की बातचीत कर रहे थे। मैं कहूंगा भाई, मोदी जी के झांसे में ना आया, मुसलमान को मुसलमान ही रहने दें, मुसलमान को टुकड़ों में ना बांटे। मतलब बहुत बहुत बुरी बात है ये। अच्छा ये बताइए, क्या इसको आने से आप एक आम मुसलमान के आप एक जनप्रतिनिधि है, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आप ये बताइए कि आम मुसलमान में यूसीसी बिल को लेकर क्या कोई घबराहट दिख रही है? घबरा रहा है देश का आम मुसलमान? क्या आम जो मुसलमान है देश का, क्या इससे घबरा रहा है? कोई घबराहट है मुसलमानों में? देखिए, मुसलमानों में घबराहट कभी नहीं होती। मुसलमानों को अपने परवरदिगार पर पूरा यकीन है। रही बात करने की, तो जो मुस्लिमों के उलमा हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, तो उन्हें अपनी कौम की फलाह की बात करने का पूरा अधिकार है। मनोज उपाध्याय भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हर शख्स को आजादी दी बातचीत करने की। ठीक है, आप कुछ बिंदु बताना चाहेंगे कि आपको इन चीजों से एतराज है, सरकार कम से कम उस पर अमल करे? ठीक है, मेरे साथ बीजेपी से मनोज उपाध्याय जी भी जुड़े हैं। मनोज उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत है। आप लोग तो पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे साथ अजहरी जी भी बैठे थे, उनको इन चीजों से दिक्कतें हैं, एतराज है। तो भाई, कुछ लोगों को लगता है कि सरकार ने तो बहुत जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया है। क्या आप लोगों ने इतनी जल्दबाजी की है इसमें? क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि देश दोहरी व्यवस्था से नहीं चलेगा, वक्त की जरूरत है। आर्टिकल 44 में भी इस बात का जिक्र किया गया है। बिल्कुल, देखिए, अभी हमारे जो भी मित्र ने कहा, हमने तो सबको नहीं सुना, लेकिन किसी लेट के कारण, लेकिन हम कहेंगे कि ये हमारी हर योजना को इनको लगता है कि हर की जो हम जल्दबाजी में किए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने बड़े बड़े, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े जो है कानूनों को, जिस प्रकार से 370 है, जिस प्रकार से हमारे राम मंदिर का मुद्दा आया, जैसे हमारा यूसीसी की मुद्दे को आ रहा है, इस पर भी हम लोग अपने कार्रवाई हम करें। जैसा कि अभी इसके पहले आपने देखी, तब भी जब हमने लड़कियों का उम्र 21 साल पे शादी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये नियम पारित हुआ था कि 21 साल पे ही लड़कियां शादी के योग्य होंगी। तब भी देखिए, समाजवादी के नेता, तब हमारे जो भी आज पैनलिस्ट में बोल रहे हैं, बड़े लंबे लंबे हाँक रहे हैं, तब इनको नहीं चिंता हुई कि जब शफीकुर रहमान ने उन बेटियों के बारे में क्या बोला था। तब इनको नहीं चिंता हुई कि उस समय सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा था। तब इनको चिंता नहीं होती, क्योंकि ये लोग लगातार उनका शोषण करने का काम जिस प्रकार से ये लोग करते आए हैं, कहीं ना कहीं ये लॉलीपॉप के अधिकार, आज ये कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी के झांसे में ना आए, इनको ये कहीं पब्लिकली ना बोलें, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे नेतृत्व कर रहे हैं जैसे जो है यूसीसी का मतलब हमारा हो गया, हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं, हम दोहरा चित्र नहीं अपनाते हैं। जैसे इसके पहले की सरकारों ने लगातार किया था, मुसलमानों का वोट लेते थे, लेकिन मुसलमानों को विकास के रास्ते में जोड़ने का, विकास के पहिया में चलने का उनको जो है कोई भी, मैं पूछना चाहता हूँ अपने इस काबिल मित्रों से, ये बता दें कि इसके पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार रही, इसके पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, इन लोगों ने क्या किया? क्या अपने मकतबों को, अपने जो मदरसों की स्थिति को बदला? अपने उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का लगातार स्कॉलर हैं, लेकिन खेलने का लगातार काम इन लोगों ने करते आए। कुछ पॉइंट्स में, उसके बाद और लोगों का मैं रुक करूंगी। देखिए, नंबर 1, आप मुझे ये बताएं कि नोटबंदी की गई देश में 2 बार, उसका देशवासियों को क्या फायदा हुआ? दूसरा, आप बताएं राम मंदिर बनने से देश को क्या फायदा हुआ? तीसरा, आप ये बताएं कि 370 हटने से देश को क्या फायदा हुआ? आप बताएं पूरी जिम्मेदारी के साथ। आप बोल रहे हैं ना बहुत बड़ी बड़ी बातें जैसे आप कर रहे हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि बाल विवाह कानून पहले से ही देश में लागू है। आज आप बोल रहे हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड में 18 साल की शादी करने के लिए लड़कियों के का प्रावधान लेके आए हैं। अरे भाई, बाल विवाह कानून की क्या कोई हैसियत नहीं थी देश में क्या? अच्छा, ये बताइए, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि
देखिए, और प्रदेशों में भी सरकार को लाना चाहिए, देश भर में लाना चाहिए, हम लेकिन तो मेन पूरे मुद्दे की प्रदेश बात की है, बात कर आप रहे ये हैं, नहीं हम तो बता पा रहे पूरे कि देश किन की बात पॉइंट्स कर पर रहे हैं। आपको एतराज है। और भी गेस्ट मेरे साथ हम जुड़े पूरे हैं, देश नीरज की बात कोहली, कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार। सर, आप इस पर कैसे विश्लेषण करेंगे, इस पर कैसे विश्लेषण करेंगे? लेकिन विपक्ष को भी इस पर एतराज है, और अजहरी जी भी कह रहे हैं वो अपनी बात को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वो घुमा रहे हैं इधर उधर। स्वाति, देखें कि अभी तो ये बिल जो है आज बीजेपी सरकार ने सदन में पेश किया है और उम्मीद करते हैं कि कल तक ये पारित होगा। और उत्तराखंड में 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में गई थी तो अपने संकल्प पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में इस बात का उन्होंने जिक्र किया था, इस बात का उल्लेख किया था कि प्रदेश की जनता अगर उनको सरकार में आने का मौका देगी, अवसर देगी, तो हम यूसीसी लेकर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ प्रचंड बहुमत मिला, 47 विधायकों के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। सरकार बनाते ही जो पहली कैबिनेट हुई चीफ मिनिस्टर धामी जी की लीडरशिप में, उस पहली कैबिनेट में जो है जो यूसीसी के प्रस्ताव का अनुमोदन हो गया। सर, मुझे कुछ पॉइंट्स में समझा दीजिए, आपको इसमें कुछ नुकसान दिख रहा है? आपका जो अपना विश्लेषण है, आपका जो अपना नजरिया है, क्योंकि देखिए दो पक्ष हैं जो अपनी अपनी बातों को कर रहे हैं, अपने अपने तर्कों को रख रहे हैं, कुछ इसके फायदे गिना रहे हैं, कुछ इसके नुकसान गिना रहे हैं। आपको क्या लगता है, फायदे ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है? बहुत ब्रीफली। स्वाति, अभी देखें कि आज ही ये बिल पेश हुआ है और बिल का जो ड्राफ्ट है, बिल पेश होने के बाद अभी हम लोगों के पास उसकी पीडीएफ की कॉपी आई है और ये काफी बड़ी संख्या में इसके पृष्ठ हैं और इसमें लीगल लैंग्वेज भी है। तो अभी इसका बिल का बहुत ये नहीं कह सकते कि घंटों में समझ लें। अभी तो अब जो एमएलएज हैं वो ही नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो अभी हम लोग भी इसका बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे और कुछ लोगों को साथ बैठ के ठीक है, मजहर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इस खबर पर रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी मजहर का। मजहर, आपके पास मैं आऊंगी। आपने आम लोगों से बात की, मुस्लिम महिलाओं से बात की, उनका क्या कहना है इस पूरे बिल पर, यूसीसी पर? बिल्कुल, देखिए मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ भी हैं और जिस तरीके से यूसीसी पर पूरे देश में इस वक्त चर्चा है, कहीं हिमायत है तो कहीं उसका विरोध भी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बराबर उसका विरोध कर रहा है और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं मुस्लिम तबके से जुड़े हुए जो उसकी हिमायत भी कर रहे हैं। हमारे साथ मुस्लिम महिलाएं, क्योंकि ये जो यूसीसी बिल है ये ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा हुआ भी है। ये जो बिल जो पेश हुआ है, आपको लगता है कि इसमें मुस्लिम महिलाओं का कुछ हित है, कुछ हिमायत है इसमें? जी, इसलिए कि आजकल शादियां होते ही फ़ौरन अगर आदमी तलाक दे देता है तो ये गलत है। कम से कम कुछ दिन, साल भर तो साथ में रहना ही चाहिए। इसके लिए यूसीसी फिर सही है। यूसीसी में बताया गया है कि सबको जो है वो एक जैसे अधिकार मिलेंगे, उससे कितना आप लोग सहमत हैं? अगर एक जैसे अधिकार है तो बिल्कुल महिला को बिल्कुल अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, महिला आप सवाल मेरी तरफ से पूछिए। अब इस बिल के द्वारा सरकार का ये कहना है कि महिलाओं को बहुत सहूलियतें मिलने जा रही हैं, बच्चा गोद ले सकेंगी महिलाएं, बहु विवाह पर रोक लगेगी। क्या जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, वो नहीं चाहती कि उनको ये अधिकार मिले? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं वो चाह रहे हैं कि भाई हमारे शरीयत के हिसाब से सारी चीजें हो, हमारे लॉस के हिसाब से ये सारी चीजें हो। क्या मुस्लिम महिलाएं नहीं चाहती कि उनको हक हुकूक मिले, अधिकार मिले? बिल्कुल स्वाति, देखिए हम सीधा मुस्लिम महिलाओं से पूछेंगे कि आखिर मुस्लिम महिलाएं क्या चाहती हैं। बहुत से लोग हैं इस बिल का जो है विरोध कर रहे हैं और बता रहे हैं कि शरीयत में मदाखलत है, यानी शरीयत में इसमें दखल अंदाजी है। आप लोगों का क्या कहना है? क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के लिए ख़ास तौर से है, एक से ज़्यादा शादियों करने पर पाबंदी लगेगी, जो तलाक के जो सिलसिले होते हैं वो बंद हो सकेंगे, गोद लेने का जो कानून है वो बदलेगा, महिलाएं जो हैं वो गोद ले सकेंगी। आप लोग की क्या राय है? जी, महिलाएं गोद ले सकती है, अगर उनको बच्चे नहीं हो रहे तो गोद ले सकती हैं, इसमें क्या गलत है? कोई शरीयत में दखल अंदाजी लगती है? नहीं, शरीयत में अंदाजी नहीं लगती है। ये जो कानून निकाले जा रहे हैं वो ठीक अच्छे हैं कानून। ये तलाक के बारे में, बच्चों के बारे में, अब काफ़ी माएँ होती हैं 15-15 साल गुजर जाते हैं, उनके बच्चे नहीं होंगे तो भाई वो मायूस होती हैं, तो गोद तो ले ही सकती हैं बच्चे। और मोदी सरकार की तरफ से जो फैसले हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं। अच्छी एजुकेशन मिल रही है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, अनाज फ्री मिल रहा है, औरतें अब बेधड़क जो अपने रात बिरात बाहर भी निकल सकती हैं। जो जितने कानून उन्होंने लागू किए अच्छे किए हैं, कानून अच्छे लागू किए हैं। ये बताइए कि जो जिस तरीके की सियासत हो रही है, बता रहे हैं कि मुस्लिम औरतों के खिलाफ है बिल।
मजहर में अहमद मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। मौलाना नूर अहमद अजहरी जी, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आप इन जो मुस्लिम महिलाएं उनकी बात भी सुन रहे हैं। कल भी जब डिबेट हुई थी तो मुस्लिम महिलाएं तो स्पष्ट कह रही हैं कि इससे हमको फायदा दिखता है, तो भाई फिर एतराज किस बात का है आप लोगों को? अजहरी जी सुन पा रहे हैं आप? मौलाना अजहरी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन नहीं पा रहे हैं आप या सुनना नहीं चाहते हैं? ठीक है, मनोज उपाध्याय आपका रुख करूंगी। मनोज जी, मुस्लिम महिलाएं तो खुश हैं इससे, वो कह रही हैं भाई अगर कोई समान अधिकार देने की बात कह रहा है तो क्या एतराज हो सकता है उनको? देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात से उनकी स्वाति जी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजना लाए हैं, जैसा हमारा नारा था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, हम उसके तहत काम करते हैं। जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल अंत्योदय की नीति पे हम भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर चलती है। महिलाओं को जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा था तब भी हमारे मौलाना जैसे लोग ये जो है काफ़ी दुखी हुए थे, शफीकुर रहमान जैसे लोग, क्योंकि ये लोग किस प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार करते थे, ये कहीं ना कहीं आज के पर आप देखिए 85 में ही इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था साहबानों के तलाक के मामले केस के लेके कि यहाँ पे ये यूसीसी को लागू करना चाहिए, लेकिन 85 के बाद इन लोगों ने लगातार उनका शोषण किया है और उसके बाद भी उनको लॉलीपॉप देकर उनके विकास। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डबल इंजन की सरकार है। आप देखिए मदरसों में पहली बार ऐसा हुआ जिस मदरसों के विकास के लिए हमने जो है साइंस और कंप्यूटर की शिक्षा उनके बच्चों के हाथ में भी हमने देने का वादा काम किया है। तो हम वादा नहीं करते, हम काम करते हैं। काम करके दिखाते हैं। सहूलियतें मिलने जा रही हैं, अगर ये आ जाता है तो क्या क्या सहूलियतें मिलेंगी? आम जनता को कैसे समझा पाएंगे आप लोग? देखिए अभी आपके समझाने की अच्छी चीजों का लोग स्वागत करते हैं। अभी आपने देखे आपके रिपोर्टर जो है पूरे देश से लोग आपको बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं आम जनमानस की। हम लोग तो मान लिया चलिए अहमद अजहरी जी, लेकिन आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, वो सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, जवाब ही नहीं देना चाह रहे हैं। अगर सुन पा रहे हो तो इनके ऊपर जो जात का जो है अपना पट्टा पड़ा है ना, पर्दा लगाए हुए हैं, चश्मा लगा, उस चश्मे को निकाल देंगे कि उनको दिखाई देगा कि भारत जो है संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी के जो है धर्म से चलेगा कि हम हिंदू हैं। अगर आप सुन पा रहे हो तो मेरी बात का जवाब जरूर दीजिएगा। आप सुन पा रहे हैं मुझे कि नहीं सुन पा रहे हैं? अजहरी जी से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा, वो सुन ही नहीं पा रहे हैं मुझे, तो क्या जवाब नहीं सुन पाएंगे? ठीक है, उनसे कनेक्ट। आपने इतनी सारी बातें हुई, आप किसी को सुन नहीं पा रहे तो आप कैसे जवाब दे पाएंगे? अजहरी जी, वो कह रहे हैं, बीजेपी नेता कह रहे हैं मनोज उपाध्याय जी कि भाई ये देश संविधान से चलेगा, किसी के पर्सनल लॉ से नहीं चलेगा। अजहरी जी, आपकी आवाज नहीं लॉ जो है वो गैर संवैधानिक है मैम। जी आवाज आ रही है मेरी? नहीं जी जी सुन रही हूं मैं, बताइए। क्या पर्सनल लॉ जो है वो गैर संवैधानिक है, कानून के दायरे में नहीं है? तो आपत्तियां बताइए ना सर, बीजेपी वाले कह रहे हैं आपत्तियां बताइए। आपने कहा किसी मैंने कोई बात सुन नहीं पाई, आपकी तरफ से फोन काट दिया गया जब बात। नहीं फोन कट गया होगा, काटा नहीं गया। क्या कहा? मैंने किसी को सुना नहीं। आप मुझे सुनना नहीं चाहते? क्या पर्सनल लॉ? अरे क्यों नहीं सुनना हम चाहते? आप सुनना नहीं चाहते हैं? आप डिबेट पे बैठे हैं, आप डिबेट पे बैठे हैं क्या? आप डिबेट पे बैठे हैं, आपको सुनना चाहिए, आपको कनेक्ट करना चाहिए। आपको हर हाल में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आपको लेना है। कहाँ किस कितने तरीके से देश में मुसलमानों के साथ हर मामले में वही तो मैं पूछ रही हूँ। आप मुसलमान इस पर क्या सोचता है? अगर कुछ कमियां हैं तो आप बताइए ना। अरे साहब आप बताइए ना कमियां। क्या बात कर रहे हैं बेचारे उन लोगों को, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, बाहर आप अपना माइक आप बेच रही हैं, क्या बताएंगे वो लोग, गरीब लोग? ठीक है मनोज जी, देखिए अभी हमारे ये नहीं बोल सकते, शुक्र मनाइए इन्होंने ये नहीं कहा कि वो मुसलमान महिलाएं हमारी खड़ी हैं, माताएं खड़ी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, ये नहीं कहा इन्होंने। यही बहुत अपने आप में एक बात है। दूसरी चीज उन्होंने कितने सुनिए ध्यान से सुन लीजिए, कितने उससे इन्होंने कह दिया कि वो गरीब महिलाएं। अरे हम कह रहे हैं किसी की जानकारी के लिए, इन लोगों का यही प्रोपोगंडा रहा इसके पहले की जो सरकारें जिसके सहयोग से चलते रहे हैं कि अपने कौम के बच्चों को, महिलाओं को अशिक्षित रखें और अशिक्षित का फायदा लेते हुए ये उनके ऊपर जुल्म कर सके। ये इनका पुराना जो है करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग शिक्षा देंगे जिससे वो जागरूक हो और ऐसे लोगों को, ऐसे मौलाना लोगों
के जो धर्म के नाम पर गुमराह करने का काम करते हैं, इनका मुंहतोड़ जवाब वही बच्चे, वही हमारी माताएं, वही हमारी बहनें देने का काम करते हैं। इन्हीं के धर्म के लोग देंगे। आपको जवाब मिलेगा। गुनाह कौन कर रहा है, गुनाहगार कौन है? आप कब से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जज कब से बन गए, बताएंगे? कौन सी अदालत में बैठते हो आप? जिसको जानकारी होगा ना, आपकी तरह हम अरे कम से कम ये जो हम बाबर और औरंगजेब के वंशज नहीं है। हम धर्म से देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम आगे ले जाने की बात करते हैं। आपने कहा 370 से कैसे फायदा हुआ, आप जाके कश्मीर में देखिए 370 से कैसे पूरी तरह से हटाने का काम, पूरी तरह से पलायन करने पर विवश किया था। आप क्या बात करेंगे उसमें? जो है आप लोग तो लगातार मुजफ्फरनगर दंगे को सहयोग देते हैं। इस नाते आप ही कैसे मौलाना की बदल मुस्लिम कौम पे लोग भरोसा करना छोड़ दिए। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात को देखते हुए, क्योंकि आप ही के नाते मुस्लिम कौम पे आदमी भरोसा करना, जो कि मनोज भाई आजादी से वो हिस्सा लिए, लेकिन आप ही जैसे लोग बोल बिना जानकारी के आप एक कमी नहीं बता सकते कि यूसीसी में कौन सी कमियां हैं। नहीं बैठी हूँ, आपको मैं बता दूं अजहरी जी, मैं किसी का पक्ष नहीं रखने बैठी हूँ यहाँ पर। मैं तो आपकी भी बात सुन रही हूँ, मैंने तो आपकी, आप सुन नहीं पाए, इसमें मेरी कोई समस्या नहीं है, इसमें आपकी समस्या है, इसमें आपकी समस्या, इसमें मेरी समस्या नहीं है। आप कान से ईपी हटाकर बैठे, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरी बातों को सुनिए ध्यान से। ही समझता हूँ, ठीक है, आपके समझने ना समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। आप अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात बताइए, आपको इससे क्या समस्या है या क्या आप इसको स्वीकार, आपसे सीधा सवाल पूछा गया, आप टाल गए सारी चीजों को। चलिए नीरज जी, मैं आपका रुख करती हूं। 370 का फायदा बताइए। नीरज जी, पीएम एक तरफ कहते हैं कि दोहरी व्यवस्था से देश नहीं चलेगा, लेकिन देखिए ऐतराज है, लेकिन जो ऐतराज है कम से कम वो भी तो खुलकर आने चाहिए, गोल गोल घुमाना नहीं चाहिए बातों को। नहीं स्वाति, ठीक है बिल्कुल कि देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये कानून जब अभी तो विधिक प्रक्रिया से निकलेगा और उसके बाद जब ये कानून का रूप लेगा, जब लोगों के बीच में जाएगा, जब सरकार इसको लागू करेगी और उसके बाद इसके जो भी इसके जो गुण और दोष के आधार पर जो भी इसके रिएक्शन, जो प्रतिक्रिया लोगों की आएगी, तो वास्तविक रूप से तब मालूम चलेगा। लेकिन अभी है कि सरकार का दावा और सरकार का मकसद यही है कि सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग, सभी समुदायों के लोग जो हैं एक छत के नीचे आ जाएं, उनको एक समान कानून जो है उपलब्ध कराया जाए। उसमें चाहे वो विवाह की बात है, तलाक की बात है, बेटियों को की संपत्ति में बंटवारे की बात है, जो हमारे यहाँ बच्चे को गोद लेने की प्रथा है वो उसकी बात है, या मैरिज रजिस्ट्रेशन है, विवाह पंजीकरण है, इस तरह की तमाम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनके यहाँ अलग अलग व्यवस्था है। हिंदू मैरिज लॉ एक्ट अलग बना हुआ है और सिखों के लिए जो अनंत कारज मैरिज एक्ट अभी हमारी सरकार लेके आई है वो अलग है, और मुस्लिम वर्ग के लिए शरीयत है और ईसाइयों के लिए एक अलग व्यवस्था है। तो इन सब चीजों को एक छत के नीचे लाने की ये कोशिश है, उसका मकसद सरकार का यही है। लेकिन इस कानून में एक बड़ी चीज ये है कि जो अनुसूचित जनजातियों के वर्ग के लोग हैं, जिनको पहले से ही केंद्रीय संविधान में एक आरक्षण की व्यवस्था और उनके लिए एक प्रावधान किया गया है, उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। उत्तराखंड में उनको उसमें छूट दी गई है कि ये पहले से ही भारत सरकार के कानून से कवर हो रहे हैं। लेकिन एक पक्ष तो ये कहता है कि कुरान और उसमें दी गई हिदायतों को ही माना जाएगा, तो कैसे फिर सारी चीजें हो पाएंगी? नहीं, उस जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, जिस विशेष समुदाय वर्ग की बात कर रहे हैं, आज हमारे भी उन लोगों से, बहुत सारे लोगों से बात हुई, बहुत सारे लोगों ने ऑन द कैमरा और बहुत से लोगों ने बिहाइंड द कर्टेन एक बात ये कही है कि उनको लग रहा है ऐसा कि हमको हिट करने की कोशिश की गई है, खाली इसमें इस कानून में हम लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, हमें टारगेट करने की कोशिश की गई है। इस तरह की बात जैसे आपके चैनल पे भी लोग बोल रहे हैं और बाहर भी इस तरह के लोग बोल रहे हैं। वसीम रायन जी, आपको लगता है कि इसमें कुछ टारगेट कर रही है सरकार? टारगेट कर रही है सरकार? आम मुसलमानों को गुमराह किया गया बिना कुछ बताए, ये थोपने जैसा है, हिंदू कानून थोपने जैसा है। वसीम रायन जी, देखिए, जो मौलाना साहब अभी बात कह रहे थे जी कि पर्सनल लॉ बोर्ड एक जो 15% अशराफ मुसलमानों का एक गैंग है, समझ लीजिए, वो 85% पसमानदा मुसलमान हैं, एक भी पसमानदा मुसलमान उसमें पदाधिकारी नहीं। हमारी क्या समस्याएं हैं पसमानदा मुसलमानों की, आज तक आर्टिकल 341 पर पर्सनल लॉ का कोई बयान नहीं आया, ना जमीयत उलमा हिंद के मदनी साहब का कोई बयान आया, और ये पसमानदा मुसलमानों के साथ नेहरू सरकार और कांग्रेस बराबर ज्यादती करती रही, आज उसका शिकार है। और अगर आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री
एक कानून लाना चाहते हैं और आर्टिकल 341 में जिस तरह से हम लोग के साथ बदनीयती सरकार की रही जाती होती रही, अगर सब एक कानून के दायरे में आएंगे तो हम लोग तो स्वागत करते हैं। और ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलमा हिंद हो, ये सिर्फ अशराफ लोगों का एक संगठन है। इससे पसमानदा मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। आबादी हमारी है, लेकिन ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ जो भी चीज़ें आती हैं उसका विरोध करते हैं। और जहाँ मुसलमानों की समस्या, पसमानदा मुसलमान आज 74-75 साल देश आज़ाद हुए हो गए हैं। 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 पर नेहरू सरकार ने जो है पाबंदी लगाई धार्मिक, तो उसमें हिंदू और सिख और बौद्ध लोगों को फ़ायदा मिल रहा और मुस्लिम और ईसाई आज बाहर हैं। आज तक अगर ये सबको बराबर का भाई अपना समझते थे तो पर्सनल लॉ बोर्ड वाले क्यों नहीं पसमानदा मुसलमानों की आवाज़ उठाए कि दलित धोबी आज चुनाव नहीं लड़ पा रहा रिजर्व सीट से और हिंदू धोबी चुनाव लड़ रहा है और मुस्लिम है तो चुनाव नहीं लड़ पा रहा। तो ये जो नाइंसाफ़ी हो रही थी, ये हम अच्छा फैसला है कि एक कानून आवे। ठीक है, आप इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। और मनोज उपाध्याय मेरे साथ बीजेपी से है। मनोज उपाध्याय, ये समझा जाए कि जिस तरीके से विरोध कर रहा है कुछ पक्ष, जानकार तो ये कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो वजूद है वो इससे खतरे में पड़ जाएगा, इसीलिए वो एतराज कर रहा है। बिल्कुल स्वाति जी, देखिए इनका ऐतराज़ करना हमेशा ऐतराज़ करते आए। जब मुसलमानों का जब भी कहीं उत्थान की बात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की नरेंद्र मोदी सरकार करती है तब इनको आपत्ति होती है, क्योंकि ये इन लोगों ने लगातार उनको अशिक्षित रखते हुए उनके शोषण करने का काम लगातार करते आए। तो आप लोग भी तो फायदे नहीं गिना पा रहे हैं ना, इन लोगों को फायदे नहीं गिना पा रहे हैं आप। आपने देखा होगा स्वाति जी, अभी आपके कैमरामैन ने कुछ हमारी जो महिलाएं, घरेलू महिलाएं हैं, उनके बातों लोग जान चुके हैं, इनके जो है असली चेहरे। अच्छा, एक सवाल मेरा है, अगर इसमें कुछ कमियां होंगी, जो हमारे दूसरे पक्ष के लोग हैं, खासतौर से मुस्लिम भाई हैं, क्या इनमें सुधार किया जाएगा? गुंजाइश है उसकी? आप लोग इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं इस कानून में? देखिए स्वाति जी, अगर एक सामूहिक रूप से लोगों में कमियां दिखी, पर्सनल लोगों की कम, जिसे पर्सनल लॉ की बात करें, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? पर्सनल लोगों के लिए ये कानून नहीं, हम कि एक एक करके हम नहीं, ये सामूहिक रूप से मुस्लिम समुदाय के यूसीसी का जो सबको हम सामान्य नागरिक का अधिकार मिलेगा वो सबको मिलेगा। उसके तहत अगर अपनी व्यक्तिगत कोई चीज लाएंगे तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी या सरकार कोई काम कार्रवाई वो बदलाव नहीं करेगी। लेकिन रह गई बात, इसमें कोई ऐसा नहीं है, जैसा कि अभी आपने देखा होगा, आप ही के इन्हीं के एक भाई हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं रानी साहब, उन्होंने भी इस बात को, हमारी महिलाएं जो कि राजनीतिक नहीं है, वो खुद घरेलू महिलाएं, उन्होंने इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों से वो लोग खुद लड़ते हुए अपनी बेटियों को, जो कमियां होंगी उसको हम दुरुस्त करेंगे, कमियों को दूर करेंगे, लेकिन कम से कम आप लोग देखें तो, पढ़े तो, जाने तो इसको, क्या कहेंगे? देखिए, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से जी। अभी एक तो जो वसीम शायद नाम बताया था आपने, वसीम भाई ने अभी बातचीत की। मैं वसीम भाई से फिर कहूंगा कि इस्लाम में कोई अशराफ नहीं, इस्लाम में कोई पसमानदा नहीं, इस्लाम में सिर्फ मुसलमान है। इस तरह अब सुन लो मुझे आप, मैं मुसलमानों में अगर नहीं है तो फिर एक मिनट पहले उनको उनकी बात मैं अगर बोलूंगा फिर आप बोल भी नहीं पाओगे दोबारा। अजहरी जी, आप कंप्लीट कीजिए पहले। आप मुसलमानों को बांटने वाले होते, बांटने का काम तो ये पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना अरशद मदनी ने किया, अशराफ मुसलमानों ने किया है, हम लोग को अलग किया है। पर्सनल लॉ बोर्ड को सही से जानते हो? हाँ, जानते हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड में एक भी मेंबर तक जो पसमानदा मुसलमान नहीं है, सब अशराफ लोगों का सिर्फ संगठन है। वो क्यों पसमानदा मुसलमान उनकी बात माने? हमारी आबादी 85%। आज तक आर्टिकल 341 में कोई बयान आया पर्सनल लॉ बोर्ड का कि ये हमारे भाई हैं, तो मत करो कि ये हमारे भाई हैं? अगर बराबर आप लोग मानते होते तो पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आता, क्योंकि आप लोग तो सब कांग्रेस के बिट्टू बने हुए थे। पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा नेहरू सरकार ने इतनी बड़ी जाति की 10 अगस्त 1950 को, आज तक पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई बयान आया? मौलाना अरशद मदनी जमीयत मुसलमानों को बांटने का काम अशराफ मुसलमानों ने किया है कि हम ऊंची बिरादरी के हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये दलित मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है। इस्लाम में सिर्फ मुसलमान है। क्या बात करते हो? इस्लाम की आप बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? लाखों मस्जिदों में, वसीम भाई, भारत की लाखों मस्जिदों में जिन्हें आप पसमानदा कहते हो, उसी के इमाम और उनको सिर्फ वहीं तक आप लोगों ने सीमित रखा है। सिर्फ उनको जो है तो मदरसों में तालीम दी, और अशराफ लोगों के मदरसे हैं, पढ़ने वाले बच्चे जो हैं तो पसमानदा मुसलमान के हैं। उन्होंने अपना कारोबार समझकर जो मदरसे खोले हैं और सरकारों से फायदा लिया, और पसमानदा मुसलमानों को तालीम सही तरह से नहीं दी। आपके भी निशाने पे मदरसे है ना?
मदरसों का संचालन कौन कर रहा है? ज्यादातर मदरसे शामिया 90% भी आपको- अशराफ मुसलमानों के हैं। वहाँ शामिया पढ़ने वाले अरे- बच्चे जो अरे- है अब तो पसमानदा मदरसों मुसलमान में भी हैं। मॉडर्न शिक्षा लागू हो रही है, मदरसों में भी मॉडर्न शिक्षा लागू हो रही है। और होती रहेगी, रोक कोई नहीं पाएगा। रोक कौन रहा है? ये आप लोग गुमराह करते हैं कि रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है? गुमराह कौन कर रहा है गुमराह- ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, गुमराह आप करने कौन वाले को वही सोचा अशराफ रिश्तों मुसलमान में है, रहे हो आप? जिनका राज अरे चल रहा आप था जो- आजादी से ये जो आज तक, अनीस- देश के आजाद अनीस- होने के बाद अनीस से आज मंसूरी तक साहब सिर्फ भी चला रहे राजनीतिक हैं, उनके फायदा, साथ मिल जाओ हर लेके तरह का जाओ। सहूलियत जो है तो अशराफ मुसलमानों ने ली है। ठीक है, पसमानदा अहमर मुसलमानों को कर दबा लेते के हैं। रखा गया। सहयोगी अहमर रिजवी करू कर लेते हैं। अहमर, मंत्री रहे वो आप लोग, आपने कुछ महिलाओं से बात की, साफ तौर पर उनकी बातों में क्या निकल कर आया? यूसीसी, खासतौर से राम मंदिर की अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई, देश में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस वक्त पूरे देश भर में चर्चा चल रही है। क्या सोचती हैं ये मुस्लिम महिलाएं, क्या कहना है, कितना बदलाव चाहती हैं और कितनी संतुष्ट हैं? आप जरूर उनसे पूछिए। बिल्कुल इजाजत- इसी बात के मुसलमानों से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सियासत तो तमाम हो जल्दी रही से। है इन सब मुद्दों पे। अभी हम लोगों ने देखा था कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का भी बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ। उसमें क्या आप लोग को किसी तरीके का एतराज है, किसी तरीके की क्या उसमें परेशानी है आप लोग? नहीं, हम लोगों को इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ तो जब होता, उन्हीं ने अपनी मंदिर बनाई, हम लोगों को अपनी मस्जिद का जगह दे दी। अब अगर उसमें अगर जैसे कि वो मस्जिद बने, कितने हिंदू प्रोपगंडे मुसलमान हैं सब एक चैनल होकर वालों के बात पास। चले, तो कोई इसमें दंगा ही नहीं है। अब एक इशू बनाने का एक मुद्दा इंसान को मिल जाता है, उसको इतना सा बना के बड़ा बना के बयान करना पड़ता है, तो गलत है एक तरह से। सरकार लाख दावे करती है कि मुसलमानों को भी तमाम स्कीमों से जोड़ा गया। आप लोग कितना सहमत हैं? जोड़ा गया है? जी, हमें इसको क्यों नहीं, हमको काफ़ी चीज़ों का फ़ायदा हुआ। राशन देखिए बराबर मिल ही रहा है और दवाएं बराबर मिल रही हैं, सभी कुछ है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी चीज़ का हम लोगों को अहमर जी, फ़ायदा एक नहीं सवाल मिला। पूछेगा अहमर। सबको मिला, हम लोगों को भी मिला। कुछ मुसलमान- लोगों आप भी का, कुछ छोटी हैं, ये धर्मगुरुओं बताइए का कि एक ये एजुकेशन मानना को है लेके कि किस यूसीसी तरीके की का वजह से मुस्लिम हम लोग को जो पर्सनल फ्री लॉ में बोर्ड है उसका एजुकेशन वजूद मिली। खतरे में पड़ जाएगा, जो सीधे तौर पर मुस्लिमों के अधिकारों का हनन होगा। क्या ये महिलाएं मानती हैं कि अगर ये चीजें लागू हो जाएंगी तो इनके अधिकारों का कुछ हनन होगा? क्योंकि कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ऐसा सोचते हैं। महिलाओं के साथ स्वाति, हमारे साथ कुछ पुरुष भी हैं, हम उनसे भी जी। जानने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके का एतराज है। लगता है कि पर्सनल लॉ बोर्ड का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा यूसीसी लागू हो जाने से? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो कानून वहाँ उत्तराखंड में मतलब पास अहमद किया भाई, जा- उन बेचारों गया को है, नहीं मालूम है तो पर्सनल वो लॉ क्या अपने है। मेरे उत्तर प्रदेश में भी जो उन्हें है भारतीय जनता मतलब जो है पार्टी- लागू किया उन्हें- जाए। उन्हें योगी जी भारतीय से भी जनता मैं पार्टी ने- कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसको किया जाए। अच्छा, और जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सब जगह सवाल लागू है किया यहाँ जाए। पर और अहमद जी, मैं सारे अहमद मुसलमानों सवाल से कहना है चाहता हूँ अजहरी जी का सब कि लोग उनको तो ये- पता ही नहीं है जो मुस्लिम कानून लॉ है- बोर्ड के बारे में, उनको तो पता ही नहीं है, वो देश के आम लोग हैं। आप पूछिए, क्या आप नहीं जानते? मौलाना अजहरी साहब कह रहे हैं कि आम मुसलमानों को पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में सही से पता नहीं है। क्या ऐसा हकीकत में सही है? नहीं, पता तो सब होना चाहिए। आजकल की जनरेशन को किसको क्या नहीं पता होता है। टीवी चल रही है, यूट्यूब चलता है, सभी दुनिया देखती है। अब ये जो कहना है तो गलत बात है। लगता है कि यूसीसी नाफिज हो जाने से, लागू हो जाने से कहीं मुसलमानों का नुकसान होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नुकसान होगा? किसी का कुछ नुकसान ठीक नहीं है। होगा। और जो लागू जो नियम चल रहे हैं वो अच्छे हैं। अब आजकल औरतें सेफ्टी से चलती हैं, जय बजे रात में निकल गई, कोई ये नहीं है कि लागू नहीं। पहले तो ये होता था 12-1 बजे निकलना, तो कहीं ये चोरी हुई जा रही, कहीं औरतों की चेनें चली जा रही उतर के, कभी ऐसा। अब तो आजकल एजुकेशन भी अच्छी बच्चों को मिल रही है, लैपटॉप मिले हैं, मोबाइल मिल रहा है, स्कॉलरशिपें मिलती हैं बच्चों को। हमारे हिसाब से तो भाई सब कुछ सही है, कुछ गलत नहीं है। महिलाओं को कोई दिक्कत है यूसीसी से? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सी महिलाएं हैं जो उनका साफ तौर पे अभी कहना है कि ऐसा नहीं है कि कहीं जागरूकता की कमी है, ठीक है। लोग जानते हैं कि क्या चल